तो गाइस अपने करम की कर बहुत से मेरे आप ये हरकत नहीं करनी चाहिए। वही करना, कुछ भी मत चिटकाओ। कभी नहीं। मुझे लगता है लोगों की थिंकिंग की जो स्पर्म है वही टेस्टोस्टेरोन उसे हाँ ऐसे बिल्कुल वो ऐसा नहीं, बिल्कुल अलग चीज। बढ़िया बात ये है जिसके पास आईफोन नहीं है उसके पास भी आईफोन फिंगर है ना। आज तो पेन है, आपने दवा खाया, दवा ने काम किया सिम्टम्स पे, राइट। डैमेज वहां पे हो रहा है लेकिन डैमेज हो रहा है, दवा खाने आपको के बाद पता महसूस नहीं चला। हो रहा। हाँ। आपके पैर हो गए, पैर और ऊपर आपके रिब्स हो गई, ये रिब्स हो गई, नीचे पैर हो गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ लंबर स्पाइन है और कोई हड्डी है ही नहीं। से राइट खड़े हो जाओ शीशे के सामने, और आपका अगर डोमिनेंट हैंड वाला शोल्डर 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर है वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल डंबल से प्रेस मार रहे हो तो 2 डंबल से मार रहे हो, कम से कम 3 सेट मार रहे हो या 2 भी मार रहे हो। तो अगर 1 सेट यूं मारा तो फिर दूसरे सेट में डंबल इंटरचेंज कर लो। अगर आपने आप क्लिप उठा के देख लो, इसी साल ओलंपिक की नीरज चोपड़ा ने का इनिशिएटिव लगाया था। तो गाइस मैं हूं आशुतोष तिवारी और मैं लेके आया हूं अपने चैनल पे दूसरी पॉडकास्ट। हमारे चैनल का नाम है कानपुर फिटनेस शो और आज हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर के एक यंगेस्ट और बिल्कुल राइजिंग स्टार फिजियोथेरेपी में हमारे डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा भाई। इनका क्लिनिक है गुरुदेव के पास और आज हम लोग फिजियोथेरेपी दे के दिन ही उनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, फिजियोथेरेपी और जिम रिलेटेड बातों करेंगे, थोड़ी बातें थोड़ी बहुत ही अवेयरनेस के साथ अपनी पॉडकास्ट हम लोग चालू करते हैं। थैंक यू। दिस इज आशुतोष तिवारी और स्वागत है आपका कानपुर फिटनेस शो में। और आज हम लोग लाए हैं अपनी नई पॉडकास्ट और आज है 8 सितंबर 2024 यानी द वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। और हमारे साथ है कानपुर के सबसे यंगेस्ट और सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और आज के दिन फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य में हम लोग इनसे कुछ फिजियोथेरेपी को अच्छी और जिम से रिलेटेड बातें करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं, उनसे ही बात करते करते अपनी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। हेलो उत्कर्ष भाई, कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया भाई। और आज है फिजियोथेरेपी डे और हमारे सेकंड गेस्ट आप हैं इस टाइम। और फिजियोथेरेपी डे और कानपुर के यंगेस्ट फिजियोथेरेपी जिसको हम मानते हैं इस टाइम। और आपके ने अपना नया क्लिनिक भी डाला है अभी कानपुर में ही, जो कि हमें लगता है इस टाइम यंगेस्ट होने के साथ साथ आपने ठीक ठाक इसमें अपना दिमाग और अपना समय आप देते जा रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद भी है और बहुत बहुत बधाई भी है आपको। थैंक यू भाई। ये हमारे कानपुर में जो नए नए जिम गोअर्स हैं और नए नए लड़के जो जिम में जा रहे हैं धीरे धीरे, उनको आपके ही जैसे लोगों की जरूरत है जो यंग हो, हमारी दिक्कतों को समझे और हमको अपनी ही नॉलेज से आप अपने ही काम को बढ़ाते रहे जिससे हम लोग का ही फायदा हो। और आप एक्चुअली क्या ना कि जिम गोइंग जो जितने भी बंदे हैं या लड़कियां भी हैं जो फिटनेस में हैं, वो 2-3 चीज़ों पे बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन टॉप नॉच है, उनका वर्कआउट टॉप नॉच है, उनके पास बढ़िया कोचेस हैं, बढ़िया ट्रेनर है, पर एक चीज़ मिस कर देते हैं, उनके पास बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप ज़्यादातर जितने भी क्या मतलब मैक्सिमम सारे स्पोर्ट्स देख लो, सारे स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट हो गए या जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ था, सबके साथ एक फिजियो जाता है। क्यों? वो इसलिए नहीं जाता है कि भाई कभी इंजरी होगी तो मैं ठीक करूंगा, वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर चलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जैसे कि उनका एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग का रूटीन होता है, राइट। तो जैसे किसी ने वर्कआउट किया, सपोज आप ही हो, आपने बढ़िया सा वर्कआउट किया, बढ़िया बिल्कुल ग्लूट्स मारे, हैम्स मारा, ठीक है ना, लेग प्रेस वगैरह किया, मसल सोर हो गई, आपने प्रोटीन लिया, मसल रिकवर भी हो गई। बट मसल सोर होने मतलब मसल टाइट हो गई ना। अब मसल टाइट अगर हो गई तो उसको स्ट्रेचिंग नहीं करा अगर, फिर हम फिर अगले दिन वर्कआउट किए और फिर न्यूट्रिशन लिए, उतना प्रॉपर ब्लड फ्लो होना नहीं उस मसल में, तो उतनी प्यारी रिकवरी नहीं मिलती। तो स्ट्रेचिंग एक मेरा ये प्रोग्राम आप समझ लो यार, एक 3S का चीज़ दे रहा हूँ मैं। 3S का मतलब है स्पोर्ट्स स्ट्रेचिंग सेशन, ठीक है। एक है स्पोर्ट्स, दूसरा स्ट्रेचिंग, तीसरा सेशन। तो स्पोर्ट्स स्ट्रेचिंग सेशन में क्या होगा कि हर 10 दिन में आप एक सेशन ले लो, यानी कि 1 महीने में 3 सेशन। कोई भी दिन आप डिसाइड कर लो, लेकिन उसी रिलेटेड में होना चाहिए। जैसे कि 10 दिन में 5वां दिन हो गया तो उसमें आपने स्ट्रेचिंग करवा ली। आप क्लिनिक आप ज़रूरी नहीं मेरे पास आप कोई फिजियो आप देख सकते हो, ऐसा कोई वो ज़रूरी नहीं है। बट आपको अपने बॉडी के लिए इतना अवेयर होना चाहिए कि आप पूरा वर्कआउट कर रहे हो, आप पूरा न्यूट्रिशन पैसा खर्च कर रहे हो, आपको स्ट्रेचिंग करवानी चाहिए जिससे आपको इंजरी ना हो और आप बढ़िया से चलें। जैसे कि आपने बताया कि सब लोग आजकल न्यूट्रिशन पे जा रहे हैं, बिल्कुल, और वर्कआउट पे जा रहे हैं। जैसे हम लोग बताया भी जाता है कि 80% इवन एनाबॉलिक्स पे भी जा रहे हैं, लेकिन इवन एनाबॉलिक्स पे जा रहे हैं, नहीं वो जा तो रहे हैं। बाद में इसको बात करते हैं। 80% आदमी मानता है न्यूट्रिशन और 20% मानता है अपना वर्कआउट। लेकिन इसमें एक लास्ट चीज जो आपने बताई कि
आपके ट्रिपल एस, हाँ, स्ट्रेचिंग, आपकी रिकवरी एक तरीके से स्पोर्ट्स कहते हैं, स्ट्रेचिंग सेशन वो इसको नहीं ले रहा आदमी लास्ट में बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है, बिल्कुल अब छोड़ दे बिल्कुल रहा ध्यान है दे रहा है। हाँ जो उनके हाँ। ट्रेनर्स भी वो भी अरे भाई मैं करा दूंगा स्ट्रेचिंग हाँ, अरे बस तुम वो जिम में जो कितने छोटी डिग्री में बॉडी क्या हाँ तो टचिंग वो हो जाती है अपने हाँ, जिम के भैया right. लोग करवा देते हैं, बस वो इनफ। हाँ। लेकिन आपके हिसाब से वो नहीं होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से भी वो आगे नहीं, दिक्कत आप देती है। 10 दिन में एक सेशन कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, हम्म। राइट। और आप पूरे बॉडी का आप ले रहे हो, आपको सर्वाइकल की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप डेडलिफ्ट मार रहे हो जिम में हैवी, राइट। तो उससे क्या होगा, डिस्क स्लिप हो जाती है, क्यों हो जाती है, मसल टाइट है एकदम, आपने लोड डाला, डिस्क नहीं संभाल पाई, स्लिप हो गई। तो वो सारी चीजें प्रिवेंट हो जाएंगी, आपकी रिकवरी बढ़िया होगा, आपका न्यूट्रिशन बढ़िया से लगेगा, आपकी बॉडी बढ़िया बनेगी, या आप जो भी गेम में काम कर रहे हो वो भी बेटर होता जाएगा। बिल्कुल सही बात। और जैसे आपने बताया कि यही वाली बात, तो उसमें जैसे कि बताया कि आपने कि मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है? आप और हाँ, राइट वही हाँ, चीज है, बहुत ज्यादा खर्चा एक महीने में 1500 रुपए, नथिंग फॉर द पीपल हु आर स्पेंडिंग सो मच ऑन अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट में। और तो लड़का कुछ भी अगर नहीं। बिल्कुल नया है, मतलब जॉबलेस है, अनएम्प्लॉयड है बिल्कुल, हाँ। तभी उसके लिए भी आप यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो डालते हैं कि हाँ, घर पे नहीं खुद रिकवरी हाँ कैसे बिल्कुल, कर अगर सके आगे इसके पैसे लिए। नहीं आप फिर भी हाँ। मेरे पास आ सकते हो, हाँ। नहीं तो आप किसी फिजियो के पास जा सकते हो अगर वो आपका फ्री में ट्रीटमेंट दे दे तो। हाँ, थोड़ी बहुत गाइडेंस से काम भी हाँ चल हाँ जाता और है। क्या ऑब्वियसली। हाँ, बिल्कुल सही बात। और जैसे कि आपने बताया 3S सेशन, उसके बारे में और थोड़ा सा बता सकते हैं, जैसे मतलब 3S एक मैंने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया, राइट, कि 3S मतलब 3S बने हुए हैं, एक इससे स्पोर्ट्स, दूसरा स्ट्रेचिंग, तीसरा सेशन। सेशन मतलब कि आप एक पूरा एक रिजीम फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेचिंग मतलब उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, और स्पोर्ट्स का मतलब लोग खेल कूद समझते कौन सा हैं, गेम खेल रहे हैं? नहीं यही गलत है। अच्छा, स्पोर्ट्स का मतलब लोग खेल कूद समझते हैं, कोई गेम समझते हाँ। हैं, रियल स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ मूवमेंट होता है। अच्छा, हाँ तो तो जैसे स्पोर्ट्स कि इज इक्वल टू मूवमेंट। हाँ स्पोर्ट्स का मतलब जो हम लोग मूवमेंट समझ है, रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैट बॉल खेल रहे हैं, नहीं टेनिस गेम खेल अलग रहे है, हैं, दैट इज अलग गेम, चीज़ है, that is game, हाँ, Yeah. बिल्कुल सही बात। और स्पोर्ट्स का मतलब मूवमेंट होता है, आप कोई मूवमेंट कर रहे हो स्पोर्ट्स में, आप जॉगिंग कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, वही स्पोर्ट्स के अंदर ही आता है। हाँ। तो ये बात हाँ, तो 3S के मतलब को स्पोर्ट्स सेशन और स्ट्रेचिंग, हाँ ये स्पोर्ट्स तीनों। स्ट्रेचिंग सेशन, और महीने में 3 बार, 10 दिन में एक बार। बिल्कुल सही बात। तो उत्कर्ष भाई, से आज है आपका वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, तो उसके बारे में कुछ हम लोग को बताइए। हाँ एक्चुअली वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को हर साल होता है, और हर साल इसकी एक थीम होती है, एक नई थीम। हाँ हर Theme in साल the sense? थीम इन द सेंस, सपोज कोई एक कंडीशन हो गई, हाँ, ठीक है, फिजियोथेरेपी रिलेटेड, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, कुल मिला के मेडिकल कंडीशन जो कि मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोलॉजिकल फैक्टर से एसोसिएट होती हो, राइट। हाँ, तो लास्ट ईयर जो कि 2023 में 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का थीम था, वो अर्थराइटिस था। बहुत कॉमन है आजकल, सबके घुटनों में पेन हो रहा है, दैट लीड टू अर्थराइटिस, बट ये अर्थराइटिस सिर्फ वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं था, बाकी जितने भी होते हैं एंकलाइजिंग, रूमेटॉइड, हर तरीके के। इस साल का जो थीम है 2024 का, वो है लो बैक पेन, वो भी बहुत कॉमन है। लोअर बैक पेन तो इस टाइम सबसे कॉमन है, इनफैक्ट मेरे भी पीछे इस टाइम हल्का हो रखा है, हाँ बहुत ज्यादा हो रखा है। एक्चुअली क्या ना, जितने भी लोग हैं ना, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं, Lower कुछ back लोग pain, का बिल्कुल वर्स्ट सही हो बात, जाता है, हाँ। कुछ लोग का जल्दी ठीक हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप जिम जाते हो, ये करते हो, लोअर बैक पेन तो कॉमन है आजकल, मुझे लगता है। मतलब लेडीज में थोड़े से हमने आजकल बहुत से यंग लड़कों को देखा है कि अपनी खुद की बात बताते हैं, मतलब मेरा भी अचानक से ठीक ठाक जब डेडली वगैरह सेशन होते हैं, तो लोअर बैक पेन तो हफ्ते 10 दिन कभी अचानक से आ ही जाता है। हाँ जिम का वर्कआउट करने के बाद आता है, जिम करने के बाद आता है, बिल्कुल सही बात। तो इसके लिए मतलब लोअर बैक पेन इतना कॉमन है, पहले से ही था कि अब हम लोग कुछ ऐसा गलत करने नहीं लगे? एक्चुअली दो चीजें हैं, पहली चीज, पहले सब लोग जिम नहीं जाते, उतना जिम का क्रेज नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, हर कोई के पास गाड़ियां नहीं थी, है ना, तो हम लोग पैदल चलते थे, ठीक है, बढ़िया घर का खाना खाते थे, ठीक, घर का खाना आज भी जोड़ लो, सब कुछ गाड़ी घोड़े से सब चल रहे हैं, बाइक से, कार से, सड़कें माशाल्लाह हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, हर कोई जिम जा रहा है। जिम में एक गलती क्या कर रहा है, जब भी बैक का वर्कआउट होता है, आपको वहाँ पे ना एक स्पाइन एक्सटेंशन की बेंच मिलती है, ठीक, जिस पर ट्रेनर बोलता है आप कैटल बेल वाला डंबल लो और जम भर के एक्सटेंशन मारो। एक्सटेंशन मारना अच्छा है, एक्सटेंशन से क्या होता है, जो हमारे बैक में इरेक्टर स्पाइनी 2 मसल होती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मसल है जो कि हमारे ये वाला मूवमेंट करने का काम आती है, यानी कि स्पाइन का एक्सटेंशन करने के, पीछे ले जाने वाला काम करती है, उसको हमने खूब ट्रेन किया। अब क्या है, एक मजे की बात देखना, आप आपके पैर हो गए, पैर और ऊपर आपके रिब्स हो गई, ये रिब्स हो गई, नीचे पैर हो गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ लंबर स्पाइन है और कोई हड्डी है ही नहीं, सिर्फ एक टॉवर की तरह है। अब वो टार पे अगर आप पीछे की तरफ की मसल इतनी ट्रेन करोगे तो पीछे झुक जाएगी। पीछे झुकने से क्या होता है, आप नोटिस करना, जब भी आप अपने पीछे, जितने भी हमारे व्यूअर्स अगर वो देख रहे हो, ठीक है, तो अगर वो नोटिस करें, ऐसे हाथ लीजिए अपना और अपने पीछे ऐसे कमर पे लगा के ऐसे एक बार मूव करिए। अगर आपको एक गड्ढा जैसा फीलिंग मिल रहा है, अगर लग रहा है कि गहरा है, तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी इरेक्टर स्पाइन को ओवर ट्रेन किया हुआ और अपने एब्स को ट्रेन नहीं किया। अब गलती यही हो रही है,
हर कोई ऐप से भाग रहा है और लेग से भाग रहा है। सबसे ज्यादा तो लेग स्किप करते हैं सारे लोग। तो भाई रेक्टर स्पाइन या आपने एक्सटेंशन मार मार के ट्रेन कर ली, अब पीछे की जो पीठ की मसल वो इतनी ताकतवर हो गई है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी थी लंबर वाली, कमर वाली, उसको मोड़ दिया पीछे की तरफ। अब ये गड्ढा बनने की वजह से यहाँ पे डिस्क दब रही है, नर्व दब रही है, डिस्क बल्ज आउट होने की वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो एक ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि लंबर स्पाइन की एक लौती हड्डी है, उसने पूरी अपर बैक का लोड संभाल रखा है, पूरे अपर इवन बॉडी का लोड संभाल रखा है, नंबर 1। नंबर 2, जिम में जाके सिर्फ एक्सटेंशन ना करो, आप जितना एक्सटेंशन कर रहे हो उतना ही एप्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत 100% होने वाली है। तो कंफर्ट एक ठीक ठाक रीजन है लोअर बैक पेन का। हाँ, और बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। पोस्चर एक बहुत बड़ा रीजन है। आप पोस्चर, हाँ, आप सपोज बैठते हो, जैसे हम और आप बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठेंगे, बिल्कुल जो हाँ, मेरी पहले ये बहुत आदत थी, लेकिन उनको ऐसा लगा अंदर से हाँ, कि मतलब एक तो अब अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरी पूरा स्पाइन यूं मुड़ी हुई, ठीक है। कुछ लोग क्या है, एक तरफ का तकिया लगा के ऐसे लेट जाते हैं, अब आपकी स्पाइन का कर्वेचर साइड वाई हो गया, उसको स्क्यूलियोसिस बोलते हैं। तो ये बहुत सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटी में इसकी वजह से बैक पेन होता है, पता नहीं चलता है। आमतौर के रोजमर्रा की जिंदगी में लगता है हो गया होगा, एक दवा खा लेते हैं या गलत सो गए होंगे, बट वो धीरे 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 रेडिकुलोपैथी तक चला जाता है, तो दिक्कत होती है। बिल्कुल सही बात है। और फिजियोथेरेपी डे के बारे में जैसे आपने बताया कि हर साल इसमें नई नई थीम आती है, तो वैसे फिजियोथेरेपी डे हमने तो मतलब अभी जब लास्ट हम लोग की बात हुई थी कि फिजियोथेरेपी डे आने वाला है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तो उसके पहले आपने खुद ही आंसर कर दिया। वर्ड फिजियोथेरेपी डे का मतलब ही एक अवेयरनेस फैलाना है। फिजियोथेरेपी, आपको पेन है, आपने दवा खाया, दवा ने काम किया सिम्टम्स पे, राइट। आपको पेन हो रहा है तो दवा ने क्या किया, आपके पेन को ब्रेन तक पहुंचने नहीं दिया, वहां रोक दिया, तो आपको लगा मैं ठीक हूँ। बट ज़्यादा वियर एंड टियर जितना हो रहा है, जितनी चोटें लग रही, जितना नुकसान हो रहा है, डैमेज वहां पे हो रहा है, लेकिन डैमेज हो रहा है, दवा खाने आपको के महसूस नहीं हो रहा। हाँ, वही बात है। मतलब कि आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि आपने पापा के पॉकेट से 100 रुपए निकाल ली, पर किसी को पता नहीं चला, नुकसान लेकिन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान आपके घर में हो रहा है, ऐसे ही आपकी बॉडी में हो रहा है, बस पता नहीं चला। आप दवा खाते रहोगे, खाते रहोगे। अगर ये एक दिन पैसे निकालते निकालते जब पता चल जाएगा, हाँ, तो कुटाई होगी, वही बस इसके सेम चीज। कुटाई इसमें क्या, आप कुटाई से पहले रुक जाओ, मतलब कि आपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया, दवा हट गई, आपने पूरा इलाज करा लिया, पर एक लिमिट है ना। अगर सपोज किसी की सैलरी है, ठीक है, 10,000 रुपए उसकी सैलरी है, आपने 7,000 रुपए खर्च कर लिए, 3,000 रुपए सर्वाइव कर लिया, आपने 10 के 10 ही खर्च कर दिया, तो आप पूरा महीना कैसे चलाओगे। तो वैसे ही है, आपको दिक्कत हो रही है, आपने दवा खाया नहीं यार, आप फिजियोथेरेपी कर लो, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से आप सही हो जाओगे। और अगर आपने इतना लंबा टाइम उसी में निकाल दिया कि नहीं यार ठीक है, दवा, तो फिर सर्जरी आनी है। और सर्जरी में क्या होता है, डिस्क बल्ज आउट हुई, रीढ़ की हड्डी है, ये अलग अलग रीढ़ की हड्डी है, ये हर रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है, डिस्क बल्ज आउट हो जाती है, पीछे की तरफ निकल आती है, हाँ, पीछे तरफ निकल आती है, थोड़ी सी निकलती क्या है, एक्चुअली वो अंदर से लिक्विड होता है, ठीक है, बस्ट आउट होकर ऐसे बाहर आ जाता है, बूंद की तरह मान लो, और पीछे से नर्व जा रही है, अब नर्व को दबाने लगती है वो। तो अब सर्जरी में क्या हुआ, वो जो डिस्क निकली थी, दबा रही थी, उसको काट के हटा दिया। अब सर्जरी में क्या हुआ, आप समझ के देखो, आपकी चीज को काट के हटाया, आपकी बॉडी से कुछ चीज हटा दी है, तो आपका जो नर्व दब रहा था, वो जो पैरों में दर्द होता है आमतौर पर, बहुत शियाटिका के नाम से बहुत कॉमन है, शियाटिका के नाम से, शियाटिक नर्व एक्चुअली L4 L5 से ओरिजिनेट होती है। तो L4 L5 की जब डिस्क बल्ज होकर नर्व दबाती है और वो पेन ऐसे हिप से होते हुए पैरों तक जाता है, उसे उस कंडीशन को शियाटिका बोलते हैं। शियाटिक कोई बीमारी नहीं, वो एक कंडीशन है कि शियाटिक नर्व का कंप्रेशन था तो शियाटिका हो गया, ठीक है। अब उस डिस्क को हटा दिया आपने, अब डिस्क क्या काम कर रही थी, 2 रीढ़ की हड्डी के बीच में थी, कुशनिंग का काम कर रही थी, उसे हटा दिया यार, तो उसका गैप तो कम हो गया ना। तो वो नर्व दब रही थी, वो तो आराम मिल गया, पर आगे जाके ये दर्द होना ही होना है। तो अगर सर्जरी रोक सकते हो, 2-2.5 लाख रुपए रोक सकते हो, स्पाइन की सर्जरी रोक रही है, आप सही हो रहे हो, आपकी पूरी बॉडी पहले की तरह हो रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं मेरी समझ से, और बहुत ही बढ़िया सर्जरी इन द एंड नुकसान ही देती है वो आपको, अभी नहीं तो आगे जाते जाते उम्र में आपको मेडिसिन में नुकसान देगी, वो भी देगी, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत ही कराओ, आपने हालत खराब कर ली तो करानी ही पड़ेगी। सही बात है, शुरुआत में आप मेडिसिन ले सकते हो, पर अगर देखा जाए सर्वाइकल हो गया आपका, ये लंबर रेडिकुलोपैथी हो गया, जिसे स्पॉन्डिलाइटिस बोल देते, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, आपका अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटना जो है वो दोनों की गैप कम हो जाता है, सर्जरी TKR होता है। अब TKR हम रोक सकते हैं ग्रेड 3 तक, अगर हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि जो 2 हमारे घुटना है, ये सपोज ये घुटना है, अब ये वाली और ये वाली सरफेस घिस गई, ये रगड़ने लगती है आपस में,
पर अगर इसका हल्का बोल का कर्वेचर बचा हुआ है तो हम ऊपर की मसल को स्ट्रेंथन करके आप गैप बना सकते हो। पर एकदम ही कोलैप्स कर गया तो भाई फिर केयर कराना पड़ेगा। तो आप अवेयर रहो, आपके बॉडी में पेन हो रहा है तो आपकी बॉडी खुद बताती है भाई साहब देखो दिक्कत है, समझ जाओ। अब फिर भी दवा खा के नहीं, चलाते रहो बस अपने सिग्नल को रोक रहे हो यहाँ से। हाँ बस। और मेन वहां पे जो डैमेज हो रहा है वो लगातार हो रहा है ना, वो तो हाँ भाई सर्वाइकल बताया आपने अभी। हाँ। सर्वाइकल भी हम लोग तो कोई बीमारी हम लोग मानते हैं एक तरीके से कि लेडीज लोगों में आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है सर्वाइकल बीमारी की। यहाँ पे कोई गर्दन में उनको दर्द आने लगता है या चक्कर आने लगता है अचानक से। तो ये भी आप बता रहे हो कंडीशन है कि बीमारी? ये भी कंडीशन सर्वाइकल इज अ कंडीशन। जो चीज कमर में हो रही थी वही चीज गर्दन पे हो गई। अब एक मजे की बात आप देखो, दिक्कतें या तो सर्वाइकल में होती हैं या लंबर पे होती है। रीजन पता है? रीजन ये है कि आपकी पूरी स्पाइन 4 भागों में बटी है। सबसे ऊपर सर्वाइकल, फिर थोरैक्स, फिर लंबर, फिर सेक्रम। ठीक है। अब आपका सर्वाइकल वर्टेब्रा भी मूव करती है। अब अपना हेड चला के देख लो ऐसे ऐसे, आपका सिर्फ सर्वाइकल मूव करेगा। आप खुद झुक के देख लो, आपका सिर्फ लंबर मूव करेगा। मेरी पूरी पीठ जैसे बोलो। पूरी पीठ नहीं, सिर्फ आपका ये नाभि से लेके ये वाला पूरा एरिया जितना आपका पेट है वो मूव करेगा। अभी भी लास्ट का लोअर बैक तरीके कह दो। हाँ, वो भी नॉन मूवमेंट। बीच का बैक नहीं मूव करेगा क्योंकि इसमें रिब्स है। आपके फेफड़े जो आपके जितने वाइटल ऑर्गन्स है, आपके लंग्स हो गया, आपके हार्ट हो गया, आपका लिवर हो गया, आपका स्टमक भी थोड़ा बहुत, वो पूरा इसके अंदर मतलब प्रोटेक्टेड है। तो अब ये पूरी चीज में तो एक ऐसे जाल जैसा बना दिया तो वो तो मूव होना नहीं है। अब मूव या तो सर्वाइकल यानी गर्दन होगा या कमर होती है हमारी। ट्विस्ट भी करके देखोगे आप तो ये वाली में कोई भी हड्डी में मूवमेंट नहीं आएगा। गर्दन मूव हो जाएगी, कमर मूव हो जाएगी, पर ये जो पूरा धड़ है ना उस पे कोई नहीं। वो अपना एक तरीके से फुल जॉइंट अटैच्ड है और एक रिब केज मतलब एक तरीके जाले तरीके बिल्कुल बंद है। वो बंद है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट होगा ही नहीं। रिब केज की कहीं से मूवमेंट नहीं है लगता है। हाँ, रिब केज से कोई मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ से बात समझ लो, घर का सबसे शैतान बच्चा तो दौड़ता कूदता फांदता रहता है, सबसे ज्यादा चोटें भी उसी को लगेगी। तो सबसे ज्यादा मोबाइल सेगमेंट जो है हमारा, सबसे मूवमेंट वाला सेगमेंट पूरी स्पाइन का सर्वाइकल लंबर, सबसे ज्यादा वियर टियर वही होना है, सबसे ज्यादा दिक्कतें वही होनी। तो यही 2 कॉमन पॉइंट है, सर्वाइकल और लंबर यहाँ होता है। तो शैतान बच्चा सर्वाइकल का या लिस्ट का। हाँ बिल्कुल सही। और ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। सर्वाइकल बहुत ज्यादा कॉमन है और लेडीज में सबसे ज्यादा देखा है हमने। लेडीज हाँ, और सब में हो रहा है, पढ़ाई लिखाई। अब मैं बहुत ही प्यारा एग्जांपल देता हूँ। इस समय आपके पॉडकास्ट लगभग 70% लोग टेढ़े मेढ़े पोस्चर में लेट के देख रहे होंगे। सर्वाइकल हो रहा है, पता नहीं चल रहा है आपको होगा। या टेढ़ा करके फोन चला रहे हैं, ऐसे करके कोई ऐसे करके बैठा है, कोई ऐसे करके बैठा है, तो इसमें भी सर्वाइकल का इशू हो रहा है। मतलब सर्वाइकल के इशू से और 1-2 चीजें होती हैं। आपका गर्दन है ना, सर्वाइकल से ये आप ऐसे करो और यहाँ पे ऐसे फील करेंगे, देखो एक आपको मसल नजर आएगी, है ना। ये मसल होती है स्टेर्नोक्लीटोमास्टोइड। स्टेर्नोक्लीटोम बहुत लंबा चौड़ा वर्ड है। हाँ, अब SCM बोल लो शॉर्ट फॉर्म में। अब टेढ़े मेढ़े लेटे हम, सपोज हम पूरी रात को इस तरफ परमानेंटली कैसे लेटे रहे, अब इधर की तो कंप्रेस हो रही है, इधर की इलोंगेट हो रही है। अब इधर की इलोंगेट होने से क्या हो रहा है, इधर जितनी ट्रैपेजियस है ये सब पूरी स्टिफ होने लगेगी। अब ये स्टिफ हो गई तो आपका धीरे धीरे शोल्डर अप हो जाएगा। हमने बहुत सारे लोग को देखा हुआ है। वो बोलने वाले थे कि बहुत से लोग देखा है कि वो मतलब या तो कहो या तो उनके पैर में या तो उसको ये लगती थी कि हल्का सा उनका शरीर थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का लगता है। हाँ, हल्का सा मतलब बिल्कुल बैलेंस नहीं रहता है, सीधा नहीं, हल्का नीचे रहता है। तो मतलब इनका देखा जाए तो इनका ये लॉन्ग टर्म में ही होता है सब चीजें। हाँ, एक दिन में नहीं, वो आदमी धीरे धीरे होती है। ठीक ठाक लंबे समय 6-7 साल से उसी पोजीशन में आजकल सोता है। हाँ, तो इस चक्कर में उसके सोता होगा या कोई नया काम करने लगा होगा, या फिर मैं आपको क्या बताऊं, आपका जो डोमिनेंट हैंड है आपके सांसें लिखते हैं राइट हैंड से। तो अगर आप सीधे खड़े हो जाओ शीशे के सामने और आपका अगर डोमिनेंट हैंड वाला शोल्डर 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, वो नॉर्मल है, क्योंकि आप हमेशा यूं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये हल्का सा ऊपर है तो वो नॉर्मल है, 1 से 2 सेंटीमीटर। नर्सरी 12 तक आपने उसी हाथ से लिखा। हाँ, जीवन भर लिखा, आगे भी लिख रहे होगे, जो भी काम कर रहे होगे, चीज कर रहे होगे। सपोज आप मैगी बना रहे हो तो आप इसी चला रहे हो, खा भी रहे हो उसी हाथ से खा। तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना बहुत ही नॉर्मल है। पर अगर उससे ज्यादा है तब देता है, ये दिक्कत नहीं देता है। 2-3 सेंटीमीटर के ऊपर जाता है तब 2 सेंटीमीटर के ऊपर जब जाता है तो प्रॉपर डिसबैलेंस होता है। अब क्योंकि देखो आप ये पूरी एक बॉडी सिमेट्री में, ठीक है, एक सेंटर लाइन खींच दो तो आधा आधा बिल्कुल बराबर है। अब ये ऊपर हो गया तो आपको बॉडी जब चल रही है ना तो पूरे टाइम उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा आपकी ऊपर वाली साइड के लिए, नहीं तो एक तरफ भागते रहोगे ना। कार का अलाइनमेंट जब खराब होता है तो कार एक तरफ भागती है। तो वैसे आप क्यों नहीं भाग रहे, क्योंकि आपकी दूसरी साइड की और बॉडी की अगर देखिए अलाइनमेंट खराब है और उसको भी अगर आप
निगलेक्ट कर रहे हो हाँ और अपना सारे दिन भर के काम कर रहे हो, सब निपटा रहे हो, तो मतलब उससे भी कहीं ना कहीं इस तरह के अगर यहाँ पे ज्यादा दम लग रहा है तो बॉडी के एक साइड की ओर ज्यादा दम लगेगा, एक साइड की ओर कम लगेगा, उसमें वो भी एक तरीके से देखा तो एक पैर ओवर ट्रेन हो गया, एक अंडर ट्रेन हो गया, तो उसमें भी लगता है पूरा डिसबैलेंस कर देती है फिर। हाँ अगर बॉडी के अगर आपने कहता है बीच से लाइन काटो, आपका यही बराबर होता है, ये बराबर होता है, ठीक है, और ये अगर ओवर ट्रेन है, ये अंडर ट्रेन है, हाँ ठीक है, तो जो ओवर ट्रेन वाला हिस्सा है वो आपका एक थोड़ा सा अलग दिखेगा। हाँ। और उसका अरे यही एक एग्जांपल आप जानते होंगे, किसी ने चेस्ट ट्रेन किया, अब एक पैक उसका प्रॉपर डेवलप है, एक है ही नहीं, एक कम है ना। अब वो बोलते भाई क्या करें, ज्यादातर एक कंडीशन देखिए बाइसेप में, बाइसेप में। हाँ, ज्यादातर हाँ, कंडीशन मैंने जो केसेस देखे वो पैक्स पे देखे। पैक्स में देखिए, हाँ। अच्छा, अब उसमें क्या हो रहा है, पहले तो आप कोई सस्ती जिम चले गए होगे, हाँ, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल एक डंबल रबड़ है, एक में है ही एक में है, एक में नहीं, नहीं आपने है, बढ़िया बेंच प्रेस वो मारा, 30-40 ग्राम का जो अंतर है हाँ, उसी में आता उसी है। से होता है। तो मैं बोलता हूँ आप महंगे से महंगे जिम में जाओ, हम्म, आप जब डंबल से प्रेस मार रहे हो तो 2 डंबल से मार रहे हो, कम से कम 3 सेट मार रहे हो या 2 भी मार रहे हो, तो अगर एक सेट यूं मारा तो फिर दूसरे सेट में डंबल इंटरचेंज, डंबल चेंज कर लो, हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर इसमें 12 रेप में 100 ग्राम ज्यादा तो अगले इसमें 12 रेप में 100 ग्राम ज्यादा। मेंटेन तो- बराबर कर लो उसको। हाँ, और अगर किसी का ऐसे है, अगर कोई आपके व्यूअर हो, अगर किसी की कोई भी मसल ट्रेन हुई है, एक इम्बैलेंस है, तो आप पूरा प्रॉपर 12 रेप मारो, दूसरे वाली से 4 रेप एक्स्ट्रा निकाल दो। जिसको आपका इम्बैलेंस थोड़ा सा, हाँ, उसको थोड़ा सा तो overtrain थोड़ा करना मतलब धीरे-धीरे, कंपनसेट करना है हमें। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, ये एक दिन में ना खराब हुआ था ना एक दिन में सही हाँ, होने बिल्कुल वाला। सही, ना एक दिन में खराब हुआ था, हाँ। ना एक दिन में सही होने वाला, हाँ। क्योंकि इसीलिए आपने बताया 3S 3S यही काम आना है, ये लॉन्ग ये टर्म बहुत, ये सुनने में बहुत इजी चीज है यार कि स्ट्रेचिंग वो तो मेरा ट्रेनर ही करा देगा। हाँ। भाई ट्रेनर करा दिया, आपका सर्वाइकल से लेके पैर तक कोई दिक्कत हो रही तो वो भी तो डायग्नोस हो जाएगा ना साथ में। फिर हमारे पास कपिंग है, हम नीडलिंग कर सकते हैं अगर कोई ट्रिगर पॉइंट है, या कानेशियो टेपिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, डेल स्टेन थे साउथ अफ्रीका के स्वीट बॉलर, वो हमेशा कानेशियो टेप यूज करते थे। हाँ, कहीं अभी अगर आप क्लिप उठा के देख लो, इसी साल ओलंपिक की, नीरज चोपड़ा ने कानेशियो टेप लगाया था। पिछले साल भी उनको ट्रेनिंग करते हुए बहुत सी वीडियो देती दिखी है, उनके यहाँ पे हाथ से ले जाते हैं, वो कहीं टेप लगाते जरूर है। हाँ, और अभी जो मेन तो स्पोर्ट्स बेसिकली में, यूज को तुमने आज तक कभी सामने से कहीं ना देखा, हाँ, और जो देखा आपका केवल बस ये अपने गेम्स वगैरह में, उसमें मैं भी दिखा भी दूंगा आपको। सीमस डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक खिलाड़ी सीमस, वो सबसे ज्यादा यूज करते हुए दिखा कहीं, बहुत पहले से करते हुए दिखा है। हाँ, अगर वो फैशन में पहना हो उसने या फिर किसी कूल तो लगता है, देखो कूल तो लगता है, वो बात अलग है। कूल तो लगता है, यूजफुल भी है कि बिल्कुल। कूल ही लगता अगर है। यूजफुल नहीं होता तो ओलंपिक के Basically क्या use आता है मैं बता करते रहा हूँ। अभी जो ओलंपिक हुआ, नीरज चोपड़ा सिल्वर उन्होंने भी पहना था, गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान का एक एथलीट था उन्होंने भी पहना था। क्यों? आपको सपोर्ट करता है। आपकी 2 चीजें, सपोज मेरा ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है, मैं उसके बहुत सारे थेराप्यूटिक यूज भी हैं, पर मैं रफली एग्जांपल इससे ज्यादा Basically समझ क्या नहीं use होता है पाएगा। आपको, हाँ, बिल्कुल सही बात। सपोज मेरी बाइसेप्स है, ठीक है, अब ये सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक, एक्चुअली काइनेशियो टेप स्ट्रेचेबल होता है, तो अगर हमने इसको यहाँ पे, उसमें 3 चीजें, एक एंकर हो गया, एक उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कितनी रखनी है, अगर फुल कर दी ना तो कंप्रेशन करने लगता है, हाँ, तो वो जर्सी किसने चले गए। हाँ, तो अगर हमने यहाँ पे लगाया और फुल नहीं, अगर अप्रोक्स 70% रख के रब कर दिया उसको, तो अब जो मेरा हाथ में नहीं जा रहा था, अब हम ऐसे हाथ लगा के जा रहे थे, तो काइनेशियो टेप पूरे टाइम एफर्ट करता रहेगा, वो असिस्ट करता रहेगा, आपका हाथ मोड़ रहा हूँ, मैं मोड़ रहा हूँ, आप मोड़ो मैं मोड़ रहा हूँ, मतलब हेल्प करता है पीछे से। और अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा ओवर मोबाइल है तो आप यहाँ से इधर लगा दो, तो क्या होगा कि वो थोड़ा रेसिस्ट करेगा, बेसिकली अगर रबर बैंड। हाँ, तो पूरे टाइम एक दोस्त की तरह काम करता है, भाई तेरे को नहीं हो पा रहा तो मैं कर दे रहा हूँ, तेरे ज्यादा तो मैं रोके दे रहा हूँ, ये एक मेन है। वो आगे स्पोर्ट जो खिलाड़ी होता है उनके कोच से बता देते हैं कि तुम्हारा ये हाथ ज्यादा मूवमेंट हो रही है। हाँ, नहीं, वो कोचेस का काम नहीं, कोचेस का काम है सिर्फ आपके गेम को ट्रेन करना। ये पूरा असेसमेंट होता है फिजियो का, जैसे योयो टेस्ट हो गया, ये जितने टेस्ट है ना, ये सब फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। वो असिस्ट करेगा, वो देखेगा मेडिकली डन है, छोटी छोटी कमियों के अंदर आ जाता होगा। हाँ, ये टेप इसलिए लगाया गया है कि नीरज चोपड़ा भाई का हाथ हल्का सा ज्यादा वो चला ज्यादा ये जर्क लग रहा हो, कोई रहा हो, चोट ना लगे। मैंने क्या बोला था, फिजियो एथलीट के साथ प्रिवेंशन के लिए होता है, क्योर तो दिक्कत हो गई तो सही कर ही देंगे, पर होने क्यों दे दिक्कत, होने ही क्यों दे दिक्कत, जब रोक दी जाए तो दिक्कत का फायदा क्या। हाँ, इससे तो दिक्कत जाने दो, उसको पहले ही रोक दो। हाँ, मत पालो ना दिक्कत है, छोटी सी लाइफ है, आप हजारों साल के लिए धरती पे हो नहीं, तो जितना है खुश रहो। तो एक सर्जन के पास जाने से पहले एक फिजियो के पास जाके देख लीजिए। अगर पेन है, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पेन हो रहा है बॉडी, सर्जन के पास नहीं जाना है तो एक फिजियो के पास चले जाइए। आप पहले फिजियो को दिखा लो। हाँ, कहीं भी पेन है बॉडी में, फिजियोथेरेपिस्ट इज द डॉक्टर ऑफ पेन एक्चुअली, मूवमेंट का। आपको पेन हो रहा है, अगर वो केस फिजियो का नहीं होगा, वो खुद आपको सजेस्ट कर देगा कि आप यहाँ दिखा लो या उसको किसी को दिखा लो।
पैसे भी नहीं, हम लोग तो पैसे भी नहीं लेते, वी आर नॉट टेकिंग कंसल्टेशन फीस। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप सपोज मेरे पास आए और आपने बोला मेरे को एक्चुअली ये दिक्कत है, मैंने डायग्नोस किया, मैंने एक्सरे करा लिया, ठीक है, एज बीइंग एमपीटी ऑर्थोपेडिक मैं ये सब करा लेता हूँ, डायग्नोसिस पर सारे टेस्ट हम लोग करवाते हैं। तो सपोज पेन हुआ आपको और आपने कहा कि हमने देखा, मेरे को लगा कुछ एंकल टियर है, सपोज ट्विस्ट हो गया था आपका एंकल, हमने एक एक्सरे करवाया, अगर बोन में कोई दिक्कत है तो हम भेजते हैं ऑर्थो के पास, ठीक। और अगर बोन में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरे में आपको सिर्फ बोन दिखती है, तो मतलब कोई लिगामेंट टियर हुआ होगा, कोई टेंडन टियर हुआ होगा, तो वो तो मेरा काम है सही करना, तो उसको यहीं पे रोक देते हैं, सही कर देते हैं। तो कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो वो बिल्कुल कभी गलत नहीं करेगा पेशेंट साथ, वो उसका केस है वो सही करेगा, नहीं तो सही सजेशन देगा। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं बोलूंगा नहीं, आपके पास गए आपका केस भी नहीं है, दवा खाओ 15 दिन, अपने फिर अच्छा एमजी बढ़ा दिया, फिर 15 दिन, फिर अच्छा नहीं हो रहा है, एक बार इनको रेफर पहले कर देते। तो ये चीजें हैं ना। सही बात। जैसे कि आपने बताया था भैया कि अभी अपने 70% ऑडियंस टेढ़े मेढ़े पोस्चर में बैठ के अपना फोन चला रही है, कोई लैपटॉप में देख रहा है, कोई स्क्रीन देख रहा है। तो ऐसे ही हमने एक बार इंस्टाग्राम में मेरे मीम देखा था कि एक मतलब बहुत ही अच्छा टर्म था कि आईफोन फिंगर करके बताते हैं उसमें, कि मतलब आईफोन फिंगर थोड़ी सी आपकी ये जो सबसे पिंकी होती है जो आपकी थोड़ी टिल्ट हो जाती है, तो मतलब इसका क्या कारण है? हमने देखा, हमको लगा ये लोग कभी ध्यान देता नहीं आदमी कि पिंकी में थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये सामने देखा तब पता लगा हाँ हल्का सा कर्व आ गया। तो इसका मतलब फोन चलाने से ये हो रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है जिसके पास आईफोन नहीं है उसके पास भी आईफोन फिंगर है ना। आदमी अगर आईफोन ले पा रहा लेकिन आईफोन फिंगर जरूर ले रहा है। 100 रीजन क्या है, बॉडी हमारी अडेप्टिव होती है, ठीक है। जैसे कि जो पूर्वज थे हमारे, ठीक है, सभी के थे, सबके थे, हमारे भी थे, आपके भी थे। पूछ थी, अभी नहीं है, है क्योंकि यूज करना छोड़ दिया, ठीक। तो आप जो चीज करते हो वो चीज आपकी बॉडी में इफेक्ट डालती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो नहीं करोगे, जब हो ही नहीं रही तो कोई मतलब ही नहीं। गर्दन में दर्द क्यों हो रहा, टेढ़े लेटे तभी हुआ, कमर दर्द क्यों हुआ, डेडलिफ्ट मारा अकल नहीं थी तो ईगो लिफ्टिंग कर रहा तभी हुआ, ओवर ट्रेन किया, एब्स ट्रेन नहीं किए, बैलेंस बना नहीं तभी हुआ। हर चीज रीजन होती है ना। अभी हम और आप बैठे तो ये होना था इसीलिए हो रहा है, फिजियोथेरेपी डे होता है इसलिए हम बैठे हैं, इसलिए बैठे। बिल्कुल सही बात। तो हर चीज के पीछे एक रीजन है। अब आईफोन फिंगर के पीछे रीजन ये है कि हम जब फोन उठाते हैं ना, आप कोई फोन उठा के देख लो, हमेशा फोन हम लोग यूं उठाते हैं, ऐसे करते हैं, तो हम लोग का फोन रेस्ट करता है हमारे पिंकी फिंगर, बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब आप ऐसे करो और ऐसे करो और इसको सटा दो, हाँ। अब कैमरे की तरफ देखो, अब बिल्कुल कर आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक यहाँ पे आपको डेंट नजर आएगा, मेरी भी है, सोच लो। अब रील का जमाना है भाई। तो आप बताते कि ये मतलब जब हम लोग का एक बहुत समय लंबे समय से यूज करते हुए जा रहे हैं, तो मतलब ये नए बच्चे जो मतलब 6, 7, 8 इयर्स ओल्ड है उनके हाथ में नहीं होगा, मतलब आप उठा के देख लो नहीं मिलेगा। तो ये मतलब लेकिन आजकल मिलेगा भाई, आजकल तो 4 महीने का बच्चा रील देख रहा है। ये बात सही, बच्चों को फोन करना चैन नहीं। बिल्कुल सही बात। केस हम लोगों ने उत्कर्ष भैया देखा था, जैसे कि रोहित शर्मा का एक मैच हो रहा था, एक मैच के दौरान उनका कंधा डिस्लोकेट हो गया था, और उन्होंने पता नहीं क्या अपना हाथ ऐसे पकड़ा और कंधा झटका, और मतलब वो आपने वीडियो देखी होगी मेरे ख्याल से, उसके ऊपर एक वीडियो थी, उसके ऊपर एक रील बहुत ही कूल वीडियो लग रही थी। तो मतलब बेसिकली मतलब ये हर आदमी इनका कंधा डिस्लोकेट हुआ। बताते हैं कि रोहित शर्मा का पुराने मैचेस में भी बहुत बार कंधा डिस्लोकेट हो चुका है, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और उनको अब एक तरीके से आदत टाइप की हो गई है। तो मतलब हम लोग को, मतलब मेरे भी बार छोटे में कंधा डिस्लोकेट नहीं हुआ था, मेरा ये आर्म में या तो मेरी इसमें यहाँ तक चोट लगी थी, ठीक है। तो ये और ये दर्द हो रहा था, मेरी उंगली में हल्की सी ऐसी चोट लगी थी, सूजन टाइप की थी, तो हमने भी इसको कल के चिटकाया था, हमें लगता है वो 2 दिन के अंदर बराबर ठीक हो गई थी। तो ऐसे ही रोहित शर्मा का हमको ऐसा लगा कि वो ऐसा केस हो सकता है। एक्चुअली डिस्लोकेशन का केस है, डिस्लोकेशन। अब क्या है, रोहित शर्मा का कंधा अगर आप देखो तो एंटीरियर डिस्लोकेट हुआ था। एंटीरियर मतलब कि आगे की तरफ, आगे, हाँ उनका आगे को, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब पी से पीछे, पी से पोस्टीरियर, ए से एंटीरियर, आगे के लिए आगे के, ये हेड होता है हमारा, ए से मतलब एंटीरियर आगे, अच्छा ठीक है। अब सपोज हमने ये पूरा लिया, इसको देखो ये दिखा दिया, ये हमारा है ग्लेनोइड कैविटी, ठीक, ये हमारा कंधा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। अब ये इतना कवर होता नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ इतना सा होता है, ये मूवमेंट करनी होती है, क्योंकि ताकि ये पूरा मूवमेंट कर पाए, ये पूरा मूवमेंट कर पाए, इसलिए बहुत हल्का सा आर्टिकुलेशन होता है, बाकी पूरा मसल से जुड़ा होता है, रोटेटर कफ जिसे कहते हैं। सब लोग बोलते हैं रोटेटर कफ इंजरी हो गई भाई तुमको, या फ्रोजन शोल्डर हो गया तुमको, तो हर शोल्डर का पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, हर फ्रोजन शोल्डर, हर शोल्डर का पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, हर शोल्डर का पेन रोटेटर कफ इंजरी नहीं होती।
डायग्नोसिस करना जरूरी है। कि क्या है अपनी दिक्कत। हाँ, तो इसलिए आप जहाँ भी जाएं मेक श्योर कि डायग्नोसिस अच्छा हो, तभी ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो ये बताया आपने, उन्होंने अपना कंधा से करके ठीक कर हाँ, लिया। अब जैसे कि अब ये शोल्डर है, सपोज 2 मिनट के लिए मान रहे रोहित शर्मा का शोल्डर है, हाँ। ठीक है, ये आगे की तरफ डिसलोकेट हो गया, सामने की तरफ, ठीक। तो रोहित शर्मा ने क्या किया, इसमें लीवर का एक काम आता है, ये लीवर वाला लीवर नहीं, गुर्दे वाला लीवर नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, आपका हेड बाहर आया था, ये मूवमेंट होता है, आपने इसको एकदम स्टिल कर दिया, ठीक है, इसको बनाया फलक्रम। लीवर में काम होता है, फलक्रम रखते हैं, जैसे कि आम भाषा में सावड़ सुने हो आप? सावड़, बिल्कुल सही बात है। तो वैसे एल शेप का होता है ना, अब अगर उधर उठाना है सामान तो भारी इधर उठाना है करके तो बीच में तो भी रख इधर हम दबा देते हैं तो वो उठ वो जाता अपने है। आप उड़ जाता है। सेम वही चीज है, इसको बेस बनाया, उसने लोड यूं डाला था, ये पकड़ा और यूं लोड डाला, जो बाहर था वो अंदर घुस गया। अब वो इसलिए हुआ क्योंकि वो पक्की बात है कि वो रेपिटेटिव है, वो पहली बार की चीज ही नहीं है। इतना कूल वो लग रहा था पुराने ना, मैचेस से बहुत बार उनके साथ हो चुका है, वो इतना कूल इजीली लग रहा था क्योंकि वो रेपिटेटिव वो चीज कर रहे थे। और हो सकता है अभी जो हम लोग आज शूट कर रहे हैं तो बहुत टाइम हो गया उस चीज को, हमें लगता है कि लगभग 3-4 साल हो गए होंगे, अब तक तो सॉर्ट आउट कर लिया होगा उनके फिजियो ने फॉर श्योर। बट एक्सरसाइज करके उनके इंट्रिंसिक मसल को ट्रेन करके, भगवान ने करे कभी सीख हो, लेकिन कभी कब डिसलोकेट हो जाए तो क्या हम लोग को भी ट्राई करना चाहिए? नहीं, क्या राय आपको देते तुरंत स्टेबल तो बिल्कुल नहीं। हो? बिल्कुल, मैं 2-3 चीज़ों की राय बिल्कुल नहीं देता, खुद डॉक्टर मत बनिए, ठीक। डॉक्टर को अपने गूगल सर्च के थ्रू जज मत करिए। बहुत सारे पेशेंट आते कहते हैं वो IFT क्या होती है, वही लगानी है, लिख के मेरी थी। मतलब आप अपना अपना काम करो। आपने बोला कि आप फिजियोथेरेपी करा लो, पेशेंट आ गया, पहली बात तो पेशेंट इतना अवेयर होना चाहिए कि उसे खुद ही फिजियोथेरेपिस्ट चुनना चाहिए। आपको किसी ने बोला नहीं था डॉक्टर के पास जाने को, तो आप फिजियोथेरेपी पास क्यों नहीं आए? तो वो यही अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हो रहा है कि यार ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि इंडिया में तो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहा है, बट बाहर बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल है। नहीं, अपने इंडिया में रिस्पेक्टफुल है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से मेरे आप एक दोस्त हमारे 2-3 और अच्छे दोस्त भी हैं, वो भी मतलब उन्होंने ही अपनी शुरुआत औरतों से ही करी और है। ये हरकत नहीं करनी चाहिए, वही करना, कुछ भी मत चिटकाओ, कभी नहीं, बहुत रेयर, नहीं कभी कभी कर सकते हो आप, नहीं हमारा तो सब लोग रूटीन में आ गया एक तरीके से, इसीलिए आदत सी हो गई अब। हाँ, आदत सी हो और गई। बड़ा रिलीफ कह सकते लगता है। हाँ, अब ऐसे तो मैं बहुत कुछ, जैसे कि ये देखो है ना, ये चिटकाता रहो फिर दिन भर, तो हाँ ये देखो, तो ये सब नहीं, इससे क्या होता है आपकी जॉइंट की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, आपके मूवमेंट बहुत फ्री होने लगेंगे, आपकी मसल की स्ट्रेंथ, आपके टेंडन की स्ट्रेंथ कम होती है इससे। तो ये कब करते हैं, आपको पेन था, आपकी बोन फ्री नहीं हो रही थी, डिसलाइन हो गया, हमने क्रैक कर दिया, अब आप ये करते रहे, अब कभी आपको जरूरत हो गई, हाँ दिक्कत होगी, तो ये तो एक पूरा डोमेन ही खत्म हो गया ट्रीटमेंट का, हम इससे कुछ कर नहीं सकते। अब मसल स्ट्रेंथन करना है, मसल स्ट्रेंथन बाहर से नहीं हो सकती, एक रशियन करंट है, ठीक है, रशियन से कुछ लोग मुस्कुरा भले ही देंगे, बट एक करंट का टाइप होता है रशियन करंट, रशियन करंट मतलब रशियन के द्वारा करंट लगने वाला, कह सकते हैं वो मसल स्ट्रेंथनिंग के काम आता है। तो अगर हम बाहर से कोई एक मोडालिटी दे सकते हैं तो वो सिर्फ रशियन करंट है, जिससे हम थोड़ी बहुत मसल स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अच्छा, नहीं तो आपको खुद ही करनी है। अगर ऐसी कोई बाहर से चीज होती है तो हम यहाँ पे रोज 1 घंटा लगाते, एक महीने में एकदम बढ़िया हैवी बाइसेप्स ले घूम रहे तो रोनाल्डो का एक बार ऐड आया था तो एब्स के लिए मशीन आई थी, अपने पहाड़ से लगा दिया और चलो एब्स आने चालू हो गए। वो ट्रेनिंग करता है, वो फेक नहीं है, वो फेक नहीं। अगर वो पैड लगे, और रशियन करंट वाईफाई में भी आता है, वाईफाई मतलब सॉरी वायरलेस क्या आपने पैड यहाँ प्लेस कर लिया, हाँ आपने पैड प्लेस कर लिया, आपकी मशीन कहीं और रखी, आपने मशीन ऑन कर दी और फिर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो जैसे कि सपोज रिजल्ट मेरा आ रहा था, हम मोटा मोटा कर लेते हैं कि अगर हमने एक वर्कआउट लगाया और मेरा मसल का जो टोन हुआ है ना, मसल का पंप आया वो 30% आया, तो रशियन करंट के बाद वो 45% हो जाएगा, तो ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं। अब ये नहीं कि आप रशियन करंट लगाया और कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो ह्यूमन बॉडी तो बनी भी नहीं है रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करोगे मतलब खराब करोगे। सही बात है। तो उत्कर्ष भाई एक बात बताइए, जैसे कि आप बताते हैं कि मतलब आपका नाम है डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा, ठीक है, और फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर देखा जाए तो ये अलग अलग टर्म और अलग अलग जॉब्स हैं मेरे हिसाब से, जो हमको ऐसा लगता है, या तो मेरी नॉलेज कम है, तो जो कॉमन जो चीज चलती है कि फिजियोथेरेपिस्ट एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है और डॉक्टर एक डॉक्टर होता है, लेकिन तो फिजियोथेरेपिस्ट को एक तरीके से डॉक्टर कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा? बहुत ही बढ़िया। आप एक बात बताओ, आँख का डॉक्टर होता है, आँख का डॉक्टर होता है, ठीक है, उसको ऑप्था बोलते हैं, ऑप्था। हाँ, हड्डी का डॉक्टर होता है, ऑर्थो होता है, ठीक है, जितनी भी फीमेल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके डॉक्टर गायनी बोलते हैं, है ना, लीवर हो गया,
गैस्ट्रिक चीज़ों से गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर होता है। हाँ, वो ठीक कि है। फिजियो से रिलेटेड, हाँ, फिजियो शब्द ही मतलब फिजियो आया है फिजिकल थेरेपी से, फिजिकल है। मतलब कि इसका हिंदी में वर्ड पता है क्या फिजियोथेरेपिस्ट का? नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट को हिंदी में बोलते हैं भौतिक चिकित्सक। भौतिक चिकित्सक। फिजिकल थेरेपिस्ट भौतिक चिकित्सक, ठीक है। अब एक सिंपल आपको पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, चीजें सही करता है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्रीटमेंट चीजें सही करता है, डायग्नोस करता है, ट्रीटमेंट देता है। हाँ। आपने खुद ही आंसर कर दिया कि फिजियोथेरेपी डॉक्टर होता है कि नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्लियर हो गया? हाँ, तो उत्कर्ष भाई, जैसे कि आजकल जिम के चलन में ठीक ठाक लड़कों ने नॉलेज गेन कर ली है, क्योंकि आजकल यूट्यूब है, ठीक है, और आजकल लोग भी हमको ऐसा लगता है बहुत अच्छे हैं, हमारे कानपुर में भी हैं, हमारे ठीक ठाक भैया लोग भी हैं अब जो अच्छी ही नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ जो खराब करे उनकी बात नहीं कर रहे, मतलब अपने ज्यादातर मतलब एक तरीके से 65-70% आदमी देखा है जो अपनों से छोटों की हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें भी आदमी को ठीक ठाक नॉलेज होती जा रही है और लोग धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधार कर रहे हैं। उनको पता है कि ये अवॉइड करना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि फिजियोथेरेपी, रिकवरी, ये सब जो साइमल्टेनियसली चलती रहती है, तो उसकी भी नॉलेज अब धीरे धीरे थोड़ी सी फैलनी चाहिए, कि जैसे कि जिम हो गया, डाइट हो गई, काम खत्म, थोड़ी बहुत भैया लोग स्ट्रेचिंग करा दे, काम खत्म। लेकिन अब थोड़ा सा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड भी और जिम से रिलेटेड का क्या कनेक्शन होना चाहिए कि आजकल के जो नए लड़के हैं उनके लिए आप बताइए। देखो, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि अगर आप जिम कर रहे हो तो आप अपने आप को एथलीट की तरह ट्रेन करो। आप सिर्फ एक ऐसे लेबर की तरह नहीं ट्रेन करो कि आप वजन उठाने गए, आप घर आ गए। हाँ। आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, अपनी मसल्स पे काम कर रहे हो, एक प्रॉपर टेक्निक के साथ काम कर रहे हो। जितने मोटिव है, हाँ, आपको मोटिव है, आप या तो पतले हो रहे हो या मोटे हो रहे हो, या आप कॉम्पिटिशन पे जाना है, या सिर्फ अपने आप को लाइक हैंडसम रखना है, या जो भी है, आप काम तो अपनी बॉडी पे ही कर रहे हो। जितने भी एथलीट्स हैं सबके पास फिजियो क्यों है? ताकि आपकी इंजरी प्रिवेंट हो जाए, आपकी रिकवरी बढ़िया हो। 2 ही चीज होती है, आपने वर्कआउट किया और रिकवरी। स्लीप क्यों जरूरी है? ताकि रिकवरी हो। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? रिकवरी के टाइम पर जो हमको सामान चाहिए ना, सीमेंट चाहिए, प्रोटीन। हम लोग यहाँ सामान की बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सामान के लोग गलत मतलब ले लेते हैं, तो उसके बाद तो लोगों पर डिपेंड करता है। जो न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। अब सपोज हमने गए, हमने उठाया डंबल, हमने अपनी बाइसेप तोड़ी के अंदर से माइक्रो टियर की। अब रिपेयर करने के लिए सीमेंट चाहिए। सीमेंट क्या है बॉडी की? प्रोटीन है, मेन प्रोटीन है। अब जैसे कि आप उठा के पूरी बॉडी देख लो, दांत छोड़ के सब प्रोटीन है, बाल केराटिन प्रोटीन है, दांत जो दिख रहा है उसको छोड़ के सब प्रोटीन, जितना भी शरीर में नजर आ रहा है दांत को छोड़ के सब प्रोटीन। दांत बेसिकली स्कल का हिस्सा होता है ना? दांत एक्चुअली लगता है कि दांत एक मतलब हड्डी की तरह से नहीं होती। नहीं, हड्डी नहीं होती, वो सिर्फ कैल्शियम है। हाँ, तो ये बात, तो जो सब कुछ अगर वो प्रोटीन है, सॉरी, तो प्रोटीन चाहिए। आप प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर रहे हो, है ना? तो ये एक फैक्टर हो गया न्यूट्रिशन का। दूसरा चीज़ फिजियोथेरेपिस्ट इसीलिए कि आपकी रिकवरी को पूरा एनालाइज करे, एसेस करे कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? पता चला कि आपने उतना वेट उठा लिया जो आपके बॉडी नहीं लोड ले सकती, मतलब कि आपके मसल तो बढ़िया है, बोन डेंसिटी बहुत कमज़ोर है, क्रैक कर गया, हेयर इन्फ्रैक्चर हो गया, स्वेलिंग हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सके, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 2, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले जिम में रोम्बॉइड एक मसल होती है बैक में, स्कैपुला से अंदर की तरफ, उसको मैं ऐसे रोप को लगा के सिर्फ ये स्क्वीज कर रहा था। अगर आप स्कैपुला स्क्वीज करते हो तो आपकी रोम्बॉइड ट्रेन होती है। तो मैं ये कर रहा था, तो एक भाई साहब आते हैं, ठीक है भाई गलत कर रहे हो, ट्रेनर है वो, ठीक है। तो हमने अगर मैं उनसे बोलता कि नहीं भाई तुम मत बताओ मेरे को ये, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। मैंने बोला हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, पर समय के साथ सही करने लगूंगा। एक्चुअली मैं अपनी रोम्बॉइड ट्रेन कर रहा था। ये सुनते ही वो चले गए। मेन बात ये है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ जो पर्सनल ट्रेनर, उनका काम भी बहुत मेहनत वाला है और बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। पर कुछ लोग हैं ना कि आपने सर्टिफिकेशन ले लिया बट आपको सब कुछ नहीं पता। इवन मुझे सब कुछ नहीं पता। आपका 7 महीने का 1 साल का सर्टिफिकेशन होगा, मैं भी 7 साल से पढ़ाई कर चुका हूँ, उसके बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया। पर सीखो ना, अगर आप कोई एक नई एक्सरसाइज बता रहे हो तो मैंने उसको समझाओ, मैंने कहा हाँ इस एक्सरसाइज से ये मसल हिट हो रही है, तो एक नई चीज़ सीख ली। पर अगर आप सोच रहे हो कि जितना मेरे को आता सिर्फ उतना ही है, तो भाई सॉरी यार, इतना तो मतलब कि अभी साइंस तो कुछ डाइवर्सिफाई हुई नहीं, कुछ पता ही नहीं चला, इन्वेंशन ही नहीं, क्या क्या छुपा है कुछ नहीं जानते। तो ये मत सोचो कि आपको सब कुछ आता है, सीखो
और कभी किसी के साथ गलत नहीं करो। गलत इन द सेंस कि है मतलब कि यही जिम में चल रहा है आजकल, इगोइस्टिक होते जाते हैं लोग। हाँ नहीं, ये है। मैं सही बताऊं तो ट्रेनर ऑफर कर रहा है अपने क्लाइंट को कि शार्म ले लो, शार्म ले लो। शार्म घोड़ों के लिए बना है, ह्यूमन यूज के लिए है ही नहीं। आपने शार्म ले लिया। अब हम लोग कर रहे हैं बढ़िया बात, शाम्स की बात करते हैं, चलो। हाँ, इसमें घुस रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे इन्हें क्या पता, इनकी बॉडी भी नहीं है। हाँ। भाई पढ़ाई तो करिए, पढ़ाई करें। है कि शाम्स जो आपने बताया घोड़ों के लिए, उन्होंने पिछली बार हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी हमारे एक भैया के साथ, तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि ये ह्यूमंस के लिए है ही नहीं। ह्यूमन के लिए है ही नहीं, शाम्स जो है वो ह्यूमंस के लिए है ही नहीं। बिल्कुल वो लगता है मेन रेस के घोड़ों के लिए। हाँ, ताकि वो उतने टाइम तक बहुत ही हैवी प्रोसेस कर सके, लोड ले सके और अपनी बॉडी को यूज करते रहे। और वो भी डोपामिन सॉरी कह रहा हूँ मैं, डोप टेस्ट में वो घोड़ा रिजेक्ट हो जाता है। घोड़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, अगर निकल आया कि उसको इनहेंस कर दिया ना, तो उसको तो हटा जो चीज एनिमल्स के लिए भी गलत है, हाँ, वो इंसान खुद ले रहा है, वो इंसान ले बेसिकली फॉर बस डोले शोले बनने हैं। कितने का आ रहा है भाई? 2,500 रुपए की डिब्बी आती है 60 कैप्सूल की, बताओ, है ना। 60 अब वो सोचेगा बे भाई 3,000 का प्रोटीन है, 7,000 रुपए का 4 किलो प्रोटीन आ रहा है मोटा मोटा। हाँ। अगर हमने 2 स्कूप भी लिया तो 20-25 दिन में खत्म हो जाए। शाम में लेते हैं, खत्म करते हैं। और कुछ लोग मैं एनाबॉलिक के फेवर में नहीं हूँ, उनके फेवर में हूँ जो रियली में कंपटीशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इनहैंस स्पोर्ट ही है, नेचुरल स्पोर्ट है नहीं है। अब लेकिन फिर भी शार्म से ज्यादा सेफ है एनाबॉलिक, क्योंकि एनाबॉलिक के ऊपर रिसर्च है, वो ह्यूमन पे यूज हो रहा है बहुत टाइम से। और शार्म जानवरों के लिए भी मना है। हाँ, उस पे कोई रिसर्च नहीं कर सकता भाई। आप इनलीगल चीज पे रिसर्च कैसे करोगे? आपको ना गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस मिलेगा, ना आपका जर्नल कहीं पब्लिश होने वाला है। लीगल चीज पे ही रिसर्च होगी ना। तो इलीगल चीज जब रिसर्च ही नहीं, आपने कंज्यूम कर लिया, उसकी कोई पीसीटी भी नहीं, वो साइकिल थेरेपी भी नहीं। एनाबॉलिक की तो है ना कि अगर हमने लिया, आपने बाहर से, आपकी बॉडी 1 बूंद टेस्टोस्टेरोन बना रही थी, आपने 1 गिलास टेस्टोस्टेरोन ले लिया, ठीक है, आपने बढ़िया बॉडी बना ली। अब वो 1 गिलास टेस्टोस्टेरोन वॉश आउट हो जाएगा पीसीटी करके। अगर नहीं हुआ तो भाई जैसे आप हो, ठीक है, या हम ही हैं, मेरे पेशेंट आते हैं, मैं ट्रीट करता हूँ। अगर कोई बोले कि भाई उत्कर्ष तुमको घर में बैठने को 2 करोड़ रुपए दूंगा, मैं क्यों काम करूँगा? सही बात। वैसे हमारे जो टेस्टिकल्स भी हैं, जो टेस्टोस्टेरोन मेन बनाते हैं, अब कोई बाहर से 1 गिलास बेसिकली काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना, अब कोई बाहर से 1 गिलास वो दे देगा टेस्टोस्टेरोन, तो काहे मेहनत करेगा? पीसीटी के बाद वो वॉश आउट हो जाता है। लेकिन वो अभी भी आराम से बैठा है। हाँ, कि अब वो खुद ही डाल देता है गिलास से, मुझे काम करने की मेरी ट्रीटमेंट चालू। इसीलिए पीसीटी जरूरी होता है कि आपका जो नेचुरल प्रोसेस था वो फिर से रीस्टार्ट हो जाए, क्योंकि बंद तो होना 100%। बाहर से लोगे तो अंदर काम गया, तो अब शार्म में क्या है, पीसीटी भी नहीं हो रही है, कोई कुछ बना ही नहीं पीसीटी के लिए कि शार्म की पीसीटी करनी है। सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। शॉर्टकट कोई चीज का नहीं है, आप बॉडी बढ़िया बना लोगे। और बहुत सारे हमने देखे हैं भाई, मैं ऐसे ही हूँ, मैं थोड़ा पतला मोटा होता रहता हूँ। मेरे साथ में बंदा आया एकदम सुकड़ी सा, बढ़िया बॉडी बनाया, एकदम मोटा, एकदम अगली, प्रॉपर पिंपल्स, आज की डेट में एकदम हालत खराब। तो अपने बॉडी के साथ मत खेलो। आप इस मुंह से जो भी अंदर डाल रहे हो वो आपकी बॉडी में कंज्यूम होना है ना, डस्टबिन नहीं जो मना है डालते चलेगा। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो बस। तो भाई अगर यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और टेस्टिकल्स की बात हो ही रही है, तो आजकल जैसे कि युवा है, हर अगर आप जेंट्स हैं, इवन लेडीज भी हैं, ठीक है, तो एक बेसिकली नीड आती है आदमी के अंदर, जब आदमी की उम्र बढ़ती रहती है तो आदमी खुदकुशी का प्रयास करता है। फैपिंग की बात कर रहा हूँ, मैस्टरबेशन की बात कर रहा हूँ। क्या उसका सही में कोई रिलेशन होता है कि हम लोग मतलब लड़के अगर खुलते यार आशीष भाई तुम धीरे धीरे, बिल्कुल वही मतलब उसका सही में कोई रिलेशन होता है कि आदमी अगर मैस्टरबेशन कर रहा है? बोलने कुछ भी बोला जाए, ठीक है, साइंटिफिकली जो आप बात कर रहे हो, बस आपको टोकना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि क्या मास्टरबेशन से सही में टेस्टोस्टेरोन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, और अगर पड़ता है तो हाँ उसको कोने में रखते हैं। और लोग कहते हैं अगर ना करो तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, कि मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे फायदे हैं। क्या ये दोनों बातें कहीं मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। नंबर 1 जो आपने बात करी ना, जो प्रोसेस है पूरी फैपिंग की, उसमें आप इजैकुलेशन कर सीमेन का, ठीक है, सीमेन के बनने का प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्म का बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। वो आपकी बॉडी बना रही है, हर सेकंड 1500 स्पर्म बन रहा है। अभी जितनी देर हमने बात करी है, और वो तो बहुत आपकी टंकी फुल हो गई होगी, मैं ऐसे कह सकता हूँ अगर हंसी के वे में बोला जाए, ठीक है। अब आप अगर उसको इजैकुलेट नहीं करोगे, ठीक है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बहुत मोटा मोटा मान के चलो 12 दिन, ठीक है,
वो जो एक नाइट फॉल वर्ड यूज होता हाँ, है ना, nightfall। वो इसीलिए होता है भाई, आपकी मोटर चल रही है, आपकी टंकी में स्टोर हो रहा है, ओवरफ्लो होगा ना, ठीक है। तो जो ये बोलते हैं कि ये ना करने से फायदे हैं, देखो कोई बहुत ही फायदेमंद चीज तो है नहीं, ठीक है, करना ही फायदेमंद चीज नहीं है। नहीं, नुकसान नहीं है, हाँ। कोई भी चीज के नुकसान है, अगर रोज करो, रोज मोमोज खाओगे उसके भी नुकसान है। हाँ, बिल्कुल सही बात है है। ना? लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, हाँ, लगे तो पड़े हो। दिक्कत करेगा ही करेगा, 100% करना है। तो आप उस चीज को बचा के रखें इन द सेंस अपनी बॉडी को मत खराब करें। क्या कर रहे हो, कुछ निकाल रहे हो ना, निकाल भी क्या रहे हो, प्रोटीन निकाल रहे हो, प्रोटीन का बहुत बड़ा कंटेंट होता है स्पर्म में। इसका मतलब ये नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। हाँ, तो मतलब कि इससे टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप नहीं होता, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, स्पर्म एक सीमेन है, ठीक है, तो वो यूज ही होता है फर्टिलाइजेशन कर सके, रिप्रोडक्शन का पार्ट है, पर टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, जैसे डोपामिन हो गया, है ना, जैसे लड़कियों में एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है, तो वो एक हार्मोन अलग चीज है। टेस्टिकल्स दो चीजें बना रही, टेस्टोस्टेरोन बना रही है हार्मोन, और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बना रही है स्पर्म, तो आप उसको रेगुलेट कर रहे तो हो, तो मुझे लगता है टेस्टोस्टेरोन लोगों की थिंकिंग की जो स्पर्म है वही टेस्टोस्टेरोन। उसी, हाँ ऐसे बिल्कुल वो ऐसा नहीं? बिल्कुल अलग चीज है, हाँ। दोनों अलग चीज है। तो आज की पॉडकास्ट हम लोग यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ थे हमारे दोस्त और हमारे भाई डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा, जिन्होंने आज फिजियोथेरेपिस्ट डे के दिन ही हमारी बहुत सी चीज़ों को क्लियर करा, हमारे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भैया आपका, हमारे दोस्त उत्कर्ष भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, thank क्या you. हमारे पॉडकास्ट पे यार हमारे पॉडकास्ट की शान बढ़ाई। थैंक यू संगीत। उत्कर्ष भाई का क्लिनिक हमारे कानपुर में गुरुदेव के पास। आप अपना एक बार हम लोग को एड्रेस बता दीजिए बस। हाँ, गुरुदेव मेट्रो स्टेशन पता है, हाँ। जीटी रोड पे है, गुरुदेव हर मेट्रो GT रोड पे। हाँ, हर मेट्रो पिलर पे नंबर पड़े हुए हैं, 142 के सामने जब आप आओगे तो कानपुर की सबसे बेस्ट, कानपुर की सबसे बड़ी और कानपुर की सबसे सही डायग्नोसिस वाली और ट्रीटमेंट के साथ वाली क्लिनिक आपको मिल जाएगी। इसका नाम है लाइफस्टाइल मल्टी स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी क्लिनिक, रन बाय मी एंड माय स्टाफ। यहीं के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। ऐसी और भी कंटेंट और भी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये हो गया आपने करम की कर दाए, खत्म। चलो बढ़िया।